तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत, अभिनंदन। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से एक नए जिद के साथ, नए उत्साह के साथ, नए हौसलों के साथ, नए इरादों के साथ अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज का ये छोटा सा सेशन एक आरबीआई लेटेस्ट अपडेट को लेके है, क्योंकि जब भी कोई आरबीआई का अपडेट आता है तो उसको आपको एग्ज़ाम तक जानने की ज़रूरत है, और एग्ज़ाम के बाद जब आप सफलता पा जाएंगे उसके बाद भी जानने की ज़रूरत है, ताकि क्योंकि जो भी अपडेट्स आते हैं कहीं ना कहीं आपको जो है वो बैंक में उसका कार्य निष्पादन करना होता है, उनके अनुदेशों का पालन करना होता है, उनका कंप्लायंस करना होता है। तो बैंक में जब भी हम काम करते हैं तो पूरा टाइम जो है हम अनुपालन करते हैं, जिसको बोलते हैं कंप्लायंस करते हैं। आप सभी कंप्लायंस ऑफिसर हैं। जो भी दिशा निर्देश सरकार के, आरबीआई के माध्यम से आपके बैंक मैनेजमेंट को मिलता है, और वो दिशा निर्देश फिर नीचे सीधे पहुंचता है शाखाओं तक, हमें उसको जो है पालन करना होता है। जैसे आपका बीसीएसबीआई की नोटिस बोर्ड, कार्यालय के ऑफिस के सामने कार्यालय का समय, लेन देन का समय, ग्राहक के शिकायतों को रजिस्टर करने के लिए उचित व्यवस्था, और उनके लिए जो बैठक की व्यवस्था, अगर सीनियर सिटीजन है तो उसके लिए विशेष सुविधा जो दी गई है इंटरेस्ट की, ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको रखनी होती है। तो मैं तो मानता हूँ एज ए बैंक में अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो पूरा टाइम हमारा जो 8 से 9 10 घंटा चलता है वो पूरा कंप्लायंस करने में चला जाता है। और चाहे वो डिसीज क्लेम का जो पेमेंट हो, इंश्योरेंस क्लेम के लिए हो, सारे कंप्लायंस की जवाबदारी आपके पास आती है। तो इसीलिए सभी कार्य गतिविधियों को जानना एज ए बैंक में काम करते समय आपको बहुत जरूरी होता है। आज के इस टॉपिक में हम कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज के सेशंस में पहला स्लाइड आपके स्क्रीन पर, एक बड़ा बदलाव हुआ मॉनेटरी जो पॉलिसी जो कमेटी की बैठक होती है, जो मौद्रिक दरों के निर्धारण किए जाते हैं उनके लिए एक कमेटी बनाई है आरबीआई ने, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये देखिए एक कमेटी है जो भारत के मौद्रिक जो दर है उनको निर्धारण करने के लिए हर 2 महीना में बैठक करती है। जैसे अभी हम लोग पढ़ने लिखने के लिए यहाँ पर बैठक करते हैं ना, अभिषेक जी आ गए और मनीष जी कहीं चले गए, कौन कौन कहाँ चले गए, अच्छा सब लोग हैं। तो जिस तरह हम लोग यहाँ बैठक करते हैं हर दूसरे दिन, अल्टरनेट डेज पर रात को बैठक करते हैं, किस लिए, सीखने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए, ठीक उसी तरह देश की मौद्रिक जो नीति है, देश के आर्थिक विकास के लिए जो बजट पेश किया गया है, जो देश की विकास धारा के लिए लक्ष्य तय किए गए हैं, उस लक्ष्य को जो हासिल करने के लिए जो आर्थिक नीतियों के निर्धारण की जो बात आती है, उन दरों का कितना जो दर होने चाहिए, जिस दर से इन्फ्लेशन टारगेट जो है वो मैच हो पाएगा, आर्थिक लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे, उसके लिए बैठक की जाती है। और वो बैठक कब की जाती है, अभिषेक जी बताइए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक की फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सवाल भी बहुत पॉपुलर है। सब बाई मंथली होता है। बाई मंथली होता है, मतलब हर दूसरे महीना रिजर्व बैंक के जो लीडरशिप में 6 मेंबर 6 मेंबर मिल के जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक करते हैं। और ये जो 6 मेंबर हैं इसमें 3 जो है गवर्नमेंट के नॉमिनी होते हैं, और 3 जो हैं वो रिजर्व बैंक के होते हैं, और एक जो बोर्ड, कॉस्टिंग बोर्ड होता है, वो गवर्नर का होता है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी की बैठक होती है, ये रेट फिक्स करते हैं। कौन सा रेट फिक्स करते हैं, मौद्रिक नीति दरों का ये लक्ष्य तय करते हैं। और जो मौद्रिक नीति है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो मुख्य उद्देश्य है, वो मूल्य की स्थिरता को बनाए रखना है, जो इन्फ्लेशन रेट को जो है वो उसको संभाल के रखना है। साथ ही साथ जो इसकी प्रक्रिया होती है मौद्रिक नीति के लिए, जो वर्तमान जो दर है उसकी समीक्षा करके उस दर को निर्धारित करना, और बाजार में किस दर से पैसा जो है उपलब्ध कराई जाए, और बाजार से पैसा जो है किस तरीके से नियंत्रित की जाए, इसके लिए समग्र मांग और उसकी उपलब्धता के आधार पर जो है नीति निर्धारण करते हैं। तो अभी ये 6 से लेके 8 जून
मतलब 6 जून, 7 जून, 8 जून ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई और इस बैठक में अहम फैसले लिए गए। पहला बड़ा फैसला जो आपको याद रखने की जरूरत है वो है इसके रेपो रेट में वृद्धि की गई है। किसमें? रेपो रेट में इंक्रीज किया गया। अब रेपो रेट जो है इसमें पॉलिसी के हिसाब से ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है जिसको पॉलिसी रेट कहते हैं। दो तरह के रेट होते हैं रिजर्व बैंक में, एक तो होता है पॉलिसी रेट, दूसरा होता है रिजर्व रेशियो रेट। अब ये पॉलिसी रेट है जिसमें रेपो रेट कहते हैं। अब रेपो रेट जो है उसको बढ़ा के 4.90 कर दिया गया, तो रिजर्व बैंक ने 4.90 कर दिया। अब हम मनीष जी से एक सवाल पूछते हैं। मनीष जी, साधारण भाषा में आप बताइए रेपो रेट से क्या समझते हैं? वैसे बहुत सारे वीडियो देखा होगा आपने, रेपो रेट का मतलब क्या? सर जो जब सर बैंकों के पास फालतू नकदी होती, जब बैंकों के लिए नकद की आवश्यकता होती है सर, तो रिजर्व बैंक से पैसे लेती है कुछ समय के लिए उधार, जिसे रेपो रेट कहते हैं। बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया बात है। अब मतलब ये हो गया कि जब बैंकों को पैसे की जरूरत होती है वो कहाँ जाएंगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। अब बैंकों को पैसे की जरूरत कब होती है? क्योंकि वो पब्लिक में वो उसको लोन के रूप में देना चाहते हैं। तो रेपो रेट वह दर होती है जिस पर बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर्ज देता है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास बैंकें जाती हैं और उनसे जो है वो कर्ज लेती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो उस कर्ज पर जो रेट लगता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। अब रेपो रेट जो है 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया। पहले था 4.40। अब ये देखिए पिछला जो मई में भी बैठक हुई थी, मई महीने में, उसमें भी 0.40 की बढ़ोतरी हुई थी और अभी 0.5 बेसिस पॉइंट और बढ़ गया, 4.90 हो गया। अब रेपो रेट महंगा होने का मतलब क्या है? हमारे दो अभिषेक जी हैं, दो हमारे ना, करण अर्जुन है, इधर एक करण है, इधर एक अर्जुन है। हाँ, जरूर आएंगे। करण जी बताइए, रेपो रेट बढ़ा दिया, रेपो रेट बढ़ा दिया, इसका एक साधारण मतलब क्या बता दीजिए सरल तरीके से। अभिषेक जी। हेलो हाँ हाँ अभिषेक जी बताइए, रेपो रेट को बढ़ा दिया रिजर्व बैंक ने। सर बैंक का लोन सब महंगा हो जाएगा सर, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएंगे सर। बहुत बढ़िया, मतलब बैंक से मिलने वाले सभी कर्ज जो हैं महंगे हो जाएंगे क्योंकि महंगे हो हमको ही जाएंगे। महंगा पैसा मिल रहा है। तो बैंकें क्या करती हैं, अपना जो ऑपरेटिंग जो कॉस्ट है, अपना जो मार्जिन स्प्रेड जिसको बोलते हैं, स्प्रेड रेट, वो जो मेंटेन करेगी। तो वही जो रेट है जो आगे पास होगा, मतलब रेपो रेट अधिक होने का मतलब ये हुआ कि बैंक से मिलने वाले जो तमाम तरह के कर्ज हैं वो महंगे हो जाएंगे। जैसे हाउसिंग लोन का रेट बढ़ जाएगा, व्हीकल लोन का रेट बढ़ जाएगा, रिटेल कैटेगरी का लोन बढ़ जाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि ये जो लोन है हमारे, ये किसके साथ लिंक्ड है? रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट, रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट है। तो इसीलिए सारे ब्याज दर बढ़ जाएंगे। तो सरकार ने 4.90 जो है रेपो रेट रखा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेपो रेट बढ़ाना मतलब कर्ज महंगे हो जाएंगे, कर्ज महंगे हो जाएंगे और इससे क्या होगा, महंगाई भी जो है बढ़ेगी। तो क्या होता है, कई बार ये जो टूल्स अपनाया जाता है, बाजार में अगर कम पैसा भेजना है तो रेट बढ़ा दो, है ना मनीष जी? है ना, ब्याज दर ज्यादा रहेगा तो मनीष जी थोड़ी लेंगे, है कम रहेगा तो ले लेंगे। तो ये एक टूल्स भी है। तो रेट बढ़ा दिए, अब महंगाई भी बढ़ेगी, है ना? क्यों? क्योंकि वो सब्जी वाला जिसको आप महंगे रेट पे दोगे तो किससे पैसा लेगा? यही है मनीष जी, भोले वाले, इन्हीं से लेगा पैसा, है ना? तो महंगाई बढ़ेगी और इसीलिए ये जो रेट अभी बढ़ाया गया 4.90, तो सारे कर्ज महंगे हो जाएंगे। और दूसरा जो चेंज किया है, द स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट स्टैंड एडजस्टेड टू 4.65। तो जो स्टैंडिंग जो डिपॉजिट फैसिलिटी है वो उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, इसमें कितना है 4.65 रखा गया। अब स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या है, यहाँ पर एक चीज और मैं क्लियर कर दूं। जो रेपो रेट की बारे में हमारे मनीष जी ने बहुत अच्छा कहा कि रेपो रेट कौन सा है, जहां पर बैंकें रिजर्व बैंक के पास जाती हैं और रिजर्व बैंक से कर्ज लेती हैं, उसको रेपो रेट कहते हैं। लेकिन यहाँ जो कर्ज है ना, वो सिक्योरिटी के
तहत देता है। बैंक क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिजर्व बैंक के पास रख देती है और पैसा लेती है, और ये वचन देती है कि कुछ समय बाद मैं उसको जो है वापस ले लूंगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी को। ठीक है, जैसे हम बैंक में क्या करते हैं, हमारे पास एफडी रहता है, तो फिक्स डिपॉजिट ले जाके बैंक में रख देते हैं और कुछ पैसा उठा लेते हैं और बोलते हैं कि सर 2-3 महीने में मैं लौटा दूंगा। ठीक उसी तरह गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिजर्व बैंक के पास रख के जो पैसा जो कर्ज के रूप में रिजर्व बैंक से लेते हैं, उसको जो रेट मिलता है उसको रिजर्व जो रेपो रेट कहते हैं, और रेपो रेट 4.90 हुआ है। अब बात करते हैं जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के बारे में थोड़ा सा बताइए, हमारे मनीष जी बताएंगे। मनीष जी, आप देसी भाषा में थोड़ा बताइए जरा, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या है? सर इसका आइडिया नहीं है। ओके, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी ये है कि जब बैंकों के पास ज़्यादा पैसा होता है, बैंकों के पास सरप्लस लिक्विडिटी है, लोन नहीं दे पा रहे हैं, तो बैंक क्या करती है, उस पैसे को रिजर्व बैंक के पास रख देती है। तो रिजर्व बैंक जो है, पहले ये स्टैंडिंग फैसिलिटी अभी अभी लॉन्च किया गया है, अभी भी इसका इंट्रोड्यूस किया गया है। तो जब बैंकें रिजर्व बैंक को पैसा देती हैं तो उसको रिवर्स रेपो रेट लगता था, और रिवर्स रेपो रेट का जो इंटरेस्ट है वो बैंकों को कम मिलता था, है ना, कम मिलता था 3.35। तो रिजर्व बैंक ने क्या किया है, जब बाजार में लिक्विडिटी ज्यादा हो तो बैंकों को एक ऑप्शन दिया है कि भाई आपके पास पैसा ज्यादा है, आप अगर पब्लिक में लोन नहीं दे पा रहे हैं तो उस पैसे को रिजर्व बैंक में जमा कर दीजिए, हम आपको इंटरेस्ट देंगे। तो उस रेट को बोलते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। लेकिन यहाँ पर रिजर्व बैंक ने एक छूट दी है कि जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में जो पैसा बैंकें रिजर्व बैंक के पास रखती हैं, उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी का लेन देन नहीं होगा। मतलब गवर्नमेंट नॉर्मली रिजर्व बैंक से कैसे लेन देन करते हैं, अगर बैंकों को पैसे की जरूरत है तो रिजर्व बैंक जाते हैं, तो वहां गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक वहां रिजर्व बैंक के पास रखेंगी, रिजर्व बैंक पैसा देगा। अगर बैंक जो है रिजर्व बैंक के पास पैसा रखेंगे तो रिजर्व बैंक पे करेगा इंटरेस्ट बैंक को, लेकिन जो है वहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखेगा रिजर्व बैंक। लेकिन ये एक ऐसा फैसिलिटी है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखने की जरूरत नहीं, बैंकों के पास एक्सेस लिक्विडिटी है, वो जाके रिजर्व बैंक में रख देंगे, तो उसमें जो रेट मिलेगा 4.65। तो अब देखिए, बैंक जो रखेंगे स्टैंडिंग फैसिलिटी के तौर पे तो 4.65 होगा, और जब बैंक लेंगे तो 4.90। अब यहाँ पर आता है एक मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को 5.15 रखा गया है, 5.15%, और द बैंक रेट को रखा गया 5.15। अब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एक ऐसा फैसिलिटी है जहां पर बैंकों को सडन, अगर रात भर के लिए, ओवरनाइट या बहुत ही कम समय के लिए, 7 डेज के लिए, है ना, ये जरूरत पड़ गई पैसे की, ताकि उनका कोई लिक्विडिटी क्रंच हो गया बैंक के पास, अगर वो कोई मैंडेटरी रेशियो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए रिजर्व बैंक से पैसा उठाते हैं कम समय के लिए, तब वो वहां पर जो रेट लगता है 5.15। मतलब ये जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के लिए जो पैसा उठा रहे हैं, ये लोन देने के लिए नहीं, ये अपने जो लिक्विडिटी क्रंच को पूरा करने के लिए उठाते हैं, तो 5.15 है। लेकिन यहाँ पर एक और है जिसको बोलते हैं बैंक रेट। बैंक रेट भी उन्होंने 5.15% अभी मॉनेटरी पॉलिसी में रखा है, 5.15। और बैंक रेट वो दर है जहां पर जो रिजर्व बैंक से बैंक कर्ज लेती है डिस्काउंटिंग रेट पर, बिल डिस्काउंटिंग रेट पर, जो भी बिल्स बैंक के पास आते हैं, बैंक उन बिल का डिस्काउंटिंग करता है, उसी बिल को रीडिस्काउंटिंग करने के लिए रिजर्व बैंक के पास जाते हैं और पैसा लेते हैं, उसको बोलते हैं बैंक रेट। क्या बोलते हैं उसको? बैंक रेट। तो बैंक रेट जो आरबीआई का है वो है 5.15, 5.15। मतलब इसमें ये बात है कि जब बैंकों के पास जो डिस्काउंट किए हुए हैं, और उसके बाद, एक सेकंड, एक होल्ड करेंगे जरा।
ओके, एक साथी का फोन आ गया था, थोड़ा कुछ परेशानी थी इसलिए मैंने उनका फोन पिक किया। वाह, विकास जी आ गए, है ना। विकास जी आ गए हैं तो बिल्कुल ज्ञान का विकास होगा भी, है ना। तो यहाँ बात कर रहे थे बैंक रेट जो है, बैंक रेट में जो आपने बिल डिस्काउंट किया उसी बिल को रीडिस्काउंट करने के लिए जो रेट लगाते हैं उसको बोलते हैं बैंक रेट, और ये 5.15 हुआ है। अब बात करते हैं कि ये जो रेट्स डिसाइड करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बैठक होती है, वो देश के प्राइस स्टेबिलिटी, मूल्य स्थिरता, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ के आधार पर जो है ये रेट डिसाइड करते हैं। दो तरह के रेट होते हैं, एक पॉलिसी रेट्स होता है, एक रिजर्व रेट होता है। पॉलिसी रेट जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बैंक रेट, ये सारे जो है पॉलिसी रेट हैं। और दो रेट ये हैं जो कैश रिजर्व रेशियो और स्ट्रेचरी लिक्विडिटी रेशियो। और ये जो कैश रिजर्व रेशियो और स्ट्रेचरी लिक्विडिटी रेशियो है, ये बैंक जो है अपने नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का कुछ हिस्सा बाउंडेड होते हैं रिजर्व बैंक के पास रखने के लिए। तो कैश रिजर्व रेशियो का मतलब यह है बैंक जो है बिजनेस करती है देश में, तो बिजनेस करने के लिए पब्लिक से पैसा लेती है। तो रिजर्व बैंक कहता है कि पब्लिक से पैसा लिए हो तो उसका कुछ हिस्सा कैश के रूप में मेरे पास रखो भैया, अगर भारत में व्यापार करना है, तो उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। और फिर बोलती है कि अगर यहाँ भारत में बैंकिंग कर रहे हैं तो जितना आपने पब्लिक से जमा स्वीकार किया है उस जमा का कुछ हिस्सा हमारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गोल्ड, कैश के रूप में रखो, उसको बोलते हैं SLR। तो ये उसके फिक्स नॉर्म्स दिए गए हैं। और बाकी जो रेट है ये पैसों के लेन देन के आधार पर रेट है। और ये जो कैश रिजर्व रेशियो और स्ट्रेटेजिक लिक्विडिटी रेशियो, ये क्या है, रिजर्व रेट है। अब बात करते हैं करंट रेट का। करंट रेट अभी क्या चल रहे हैं ये आपको याद करने की जरूरत है, क्योंकि अभी जो है अगला जो मीटिंग होगा वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की होगी, अगस्त में होगा। तो अगस्त तक तो ये पॉलिसी रेट रहना है। और बदलाव हुए हैं काफ़ी, 2 साल के बाद ये पॉलिसी रेट में बदलाव हुए हैं, इसीलिए इसकी ज़्यादा संभावनाएं हैं इनके प्रश्न आने के लिए। पॉलिसी रेट में रेपो रेट 4.90% है ना, रेट बढ़ा दिए हमारे मनीष जी ने, अभिषेक जी ने, है ना, रेट तो बढ़ा दिए कल से जो, और तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, मतलब जब बैंकें रिजर्व बैंक में पैसा रखेंगे तो उसमें रिजर्व बैंक जो है वो रेट देगा 4.65%। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, बैंकों को तत्काल पैसे की कोई ज़रूरत पड़ गई कम समय के लिए तो रिजर्व बैंक जो रेट लेती है 5.15। बैंक रेट, अगर बिल रीडिस्काउंटिंग सिस्टम के तहत अगर बैंक जो है रिजर्व बैंक से पैसा उठाती है तो वो बैंक रेट है 5.15।
और रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट का मतलब ये हुआ कि जब बैंक अपने एक्सेस पैसे को रिजर्व बैंक के पास रखती है तो रिजर्व बैंक पे करता है बैंकों को, वो रेट है 3.35%, और इसमें भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी का लेन देन होता है, इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब आता है रिजर्व रेशियो। रिजर्व रेशियो मतलब कैश रिजर्व रेशियो। अगर हमारे देश में बैंकिंग में नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, बैंक ने पब्लिक से डिपॉजिट नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी 100 रुपए लिया है, तो रिजर्व बैंक कहती है कि 4.5 रुपए नगद रोकड़ के रूप में, कैश के रूप में मेरे पास जमा कर दो, उसको बोलते हैं CRR। और दूसरा है SLR। SLR का मतलब हुआ है कि अगर आपने 100 रुपए डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का, तो 18 रुपए हमारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी के पास रख, गवर्नमेंट सिक्योरिटी गोल्ड कैश के रूप में रख दो। अब देखिए कि 18 और 4 22.50 जो है, आपने अगर 100 रुपए लाया तो 22 50 पैसा तो आप रिजर्व बैंक के पास रख दिए। अब जो आपके पास बचेगा जो 77 रुपये 50 पैसा, उसको आप लोन दे सकते हैं, अलग अलग जो है सेक्टर में लोन दे सकते हैं। मतलब इतना रिजर्व पैसा जो है RBI के पास रहेगा। अब आपको फिर जरूरत पड़ी पैसे की तो आप रिजर्व बैंक में रेपो रेट के तौर पे ले सकते हो, ज्यादा पैसा है तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के रूप में रिजर्व बैंक में रख सकते हैं। तो ये बड़ा बदलाव हो गया, ये स्क्रीन को आप याद रखेंगे। इसमें ज्यादातर पूछे जाने की जो संभावनाएं हैं ये 2 रेशियो, पहला और दूसरा। एक तो पॉलिसी रेपो रेट को याद कर लीजिए 4.90, और दूसरा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 4.60, क्योंकि ये दोनों जो है नए चेंज हुए हैं और ये नया इंट्रोडक्शन हुआ है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 4.65 का। तो इसके लिए आपको इसको अच्छे से इसका जो अर्थ भी समझना होगा। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है ये पॉलिसी रेपो रेट, रेपो रेट में बढ़ोतरी हुई है लगातार। पिछले बैठक में 0.40 की बढ़ोतरी हुई थी और अभी जो है 0.50 की एडिशनल बढ़ोतरी हुई है। और एक चीज और भी आपको CRR के बारे में पूछा जा सकता है, CRR 4.50, इसमें भी बढ़ोतरी हुई है काफी दिनों के बाद। चलिए, इसका मतलब ये जान रहे हैं, इसका ट्रेंड ये है कि बैंकों के पास बहुत ज्यादा है पैसा, बाजार में लिक्विडिटी को सोखने के लिए ये सब करते हैं, है ना। बैंकों के पास पैसा है ना अभिषेक जी, बैंकों में बहुत पैसा है, लेकिन हम लोग लोन नहीं दे पा रहे हैं। कैसे? क्योंकि लिक्विडिटी ज़्यादा आ गया है। कोविड के समय देखिए 2 साल से तो लोन नहीं दे पाए क्योंकि लॉकडाउन था, और अगर लोन देंगे भी तो किसको देंगे? हैं, आप 100 करोड़ देने के लिए तैयार हैं, हमारे ये देखो ये अपने मनीष बाबू जो है 100 करोड़ रुपए लोन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो बड़े सेठ जी बोलते हैं सर मैं करूंगा क्या, कोई प्रोडक्शन करूंगा तो उस हिसाब से बिकना भी तो चाहिए, पैसा भी तो आना चाहिए, वो ऑपरेटिंग साइकिल पूरा होना चाहिए। तो इसी वजह से ये इसको सोखने के लिए लिक्विडिटी को ये किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं, ये MPC की जो मीटिंग अभी हुई जो 6 से लेके 8 जून हुई, इसका मिनट्स जो है ये 14 दिनों के बाद पब्लिश होता है, 14 दिनों के बाद। तो 8 तारीख को खत्म हुआ तो 8, 14, 22 जून को होगा। द मिनट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग्स विल बी पब्लिश्ड ऑन June 22, 2022। तो 22 जून 2022 को इसके मिनट्स जो हैं रिलीज होंगे, क्योंकि जो अंडर सेक्शन 45 ZB या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो होता है ना, उसमें ये कहा गया है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो बनी हुई है उनको ये पावर रहता है नीति निर्धारण का, और जब ये बैठक करेंगे बाई मंथली, साल भर में 6 बार बैठेंगे, उसके 14 दिनों के बाद ये मिनट्स पब्लिश करेंगे। अगली मीटिंग होने जा रही है, द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज शेड्यूल्ड ड्यूरिंग 2 to 4 अगस्त 2022। तो 2 से 4 अगस्त 2022 को अगली मीटिंग होगी। तब तक जो रेट हमने पीछे दिखाया है वो रेट इस तरह का रहेगा, ये रेट यही रहेगा अगली मीटिंग तक, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, जरा ये सवाल जरा देखिए, जरा ये सवाल, द प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम हैज बीन एक्सटेंडेड टिल व्हिच ईयर? जो प्राइम मिनिस्टर जनरेशन प्रोग्राम है जिसमें कि आपको जो माइक्रो यूनिट्स जो हैं फाइनेंस किए जाते हैं, उसका जो टाइम है वो एक्सटेंड किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, विथ आउटले ऑफ लगभग 13,554 करोड़, 13,554 करोड़ का आउटले दिया है। इतना जो है इस आउटले के साथ इसको जो है कितने सालों के लिए बढ़ाया गया है? ये एक्सटेंड किया गया है 2025-26 तक, 2025-26 तक इसको बढ़ाया गया है।
कहाँ तक बढ़ाया गया? 2025-26 तक। ये चाहते हैं कि 40 लाख और लोगों को इस योजना का लाभ मिले। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बात ये होती है, क्योंकि इसमें कैपिटल सब्सिडी दी जाती है, गवर्नमेंट के ये क्रेडिट लिंकेज स्कीम है। आप सोचिए कितना गवर्नमेंट इसमें सहयोग करती है ना। 36% तक जो है इसमें सब्सिडी देती है। तो आप सोचिए कितना बड़ा कैपिटल सब्सिडी है। तो इसीलिए ये योजना जो है गवर्नमेंट की जो है मोस्ट पॉपुलर रूरल और सेमी अर्बन एरिया में एक बेहतरीन जो है आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत जो है ये एक फैसिलिटी है। तो मैक्सिमम जो है इसमें सब्सिडी दी जाती है। हमारे एक साथी 35% कह रहे हैं, 35% सब्सिडी दी जाती है मैक्सिमम वुमेन उसमें, है ना। और 36% मैंने एग्रीकल्चर का बता दिया है, एग्रीकल्चर क्लिनिक जो होता है ना एबीसी उसका। तो ये जो स्कीम्स है इसके जो इसको बढ़ाया गया है 2025-26 तक, है ना। और एक और जो है, हाँ यहाँ पर अगला जो सवाल है, देखिए ये सवाल पूछा जा सकता है इसलिए मैंने इसको रिपीट किया। व्हाट इज द रेपो रेट आफ्टर द आरबीआई's जून 2022 मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? तो कौन सा रेट होगा? 4.20। जरा टाइप करके बताइए कि हमारे इस साथी टाइप कर रहे हैं कि 35% होगा। बिल्कुल सही होगा, 35% होगा। और वो साथ ही साथ एग्रीकल्चर क्लिनिक एंड उसका भी कर रहे हैं, 3644 होगा। लेकिन पीएमईजीपी में मैक्सिमम सब्सिडी जो होता है 35% ऑफ द प्रोजेक्ट कास्ट होता है। और प्रोजेक्ट कास्ट इज कवर्ड मैक्सिमम अप टू 10 lakhs पर सर्विस यूनिट एंड 25 lakhs पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो ये पीएमईजीपी 1 के लिए है और मैक्सिमम सब्सिडी विल बी 35%। यहाँ पर जो सीधा सवाल पूछा गया है इसमें रेपो रेट के बारे में पूछा गया कि रेपो रेट कितना होगा, और रेपो रेट होगा 4.90 जो अभी हमने पढ़ा है। 4.90 इसका रेपो रेट होगा। अब बात करते हैं, एक बड़ा बदलाव किया गया है, एसबीआई के न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए हैं। एसबीआई के नए जो मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए हैं उनका नाम याद रखना पड़ेगा। तो जो भी बैंकों के संस्था प्रमुख होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, तो नए बदलाव किए जाते हैं, नए बदलते हैं, तो उनको याद रखने की ज़रूरत है। कभी कभी करंट अफेयर्स के तौर पे उनको पूछा जाता है, ताकि आपके जो नॉलेज का जो है टेस्ट किया जाता है कि आप कितना करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, कितना जानते हैं। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया has appointed Alok Kumar Chaudhary as its new managing director with effect from 7th June 2022। 7 जून पिछला 2 दिन पहले, है ना। अप टू डेट ऑफ हिज सुपरएनुएशन 30 जून 2024। मतलब सोचिए 7 जून को यहाँ अपॉइंट किए गए मैनेजिंग डायरेक्टर, और 2024 2 साल शानदार रहेंगे। तो 2 साल के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। और इन्होंने 1987 में एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर स्टेट बैंक में अपना करियर शुरू किया था 1987। तो देखिए 87 मतलब 13 और ये 22 तो 35 साल की नौकरी हो गई, है ना। 35 साल और 2 साल और करेंगे, 13 और 22 35 साल हो गया, और 2 साल और करेंगे मतलब 37 साल की नौकरी करेंगे। तो पहले जो उन लोग बैंक में लगे हैं वो कोई 40 साल भी नौकरी करता है ना। और हमारे साथी आजकल के देखे हैं, पहले क्या होता था कि जो जल्दी नौकरी लग जाती थी, और जो सीधे पीओ वगैरह में आते हैं। और अभी तो अपॉर्चुनिटी बहुत है लेकिन कंपटीशन भी बहुत है। तो बैंक में देखिए यहाँ पर कहाँ तक चला जाता है, हर दूसरे तीसरे साल में प्रमोशन होता है। आरआरबी को छोड़ दें तो नेशनलाइज बैंकों में तो 3 साल का एक है, 3 साल में एक प्रमोशन मिलता है। आपकी अगर सर्विस 35 साल है तो आप सोचिए आप 10 बार प्रमोशन ले सकते हैं। 10 बार मतलब क्लर्क से स्केल 1 1 हो गया, स्केल 2 2 हो गया, स्केल 3 3, स्केल 4 4, स्केल 5 6, स्केल 6 जो है वो 7 हो गया। और स्केल 7 के बाद क्या होता है, फिर आपका जोनल हेड होते हैं, स्केल 7 भी जोनल हेड होते हैं। फिर एक सीजीएम होता है, फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गया, फिर जो है मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया। और मैनेजिंग डायरेक्टर होने के बाद फिर खाली नहीं बैठोगे, फिर कहीं ना कहीं सेबी वेबी कहीं भी चेयरमैन वेयरमैन कहीं भी लगा देंगे, है ना। तो आप कितना दूर जा सकते हैं अगर सच्ची
तरीके से तैयारी करेंगे तो ये इन्होंने जगह लिया अश्विनी भाटिया जी का, जो होल टाइम मेंबरशिप सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में हो गए, तो ये उन्होंने भाग लिया। तो आज के लिए छोटा सा सेशन था मुझे। आज वैसे तो मैं ब्रेक लेना चाह रहा था, कल के लिए तैयारी करना पड़ता है एक दिन कल पढ़ाने के लिए, बट सोचा कि ताज़ा अपडेट आया, थोड़ा सा आपसे साथ बातचीत हो जाएगा। तो जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है, तो आपको चैलेंज लेना होगा, और जब आप चैलेंज लेते हैं तभी आपकी तैयारी हो पाती है। तो मैं चाहूँगा कि और क्या चीज़ में दिक्कत आ रही है ज़रा बताएंगे हमारे मनीष जी, है ना? आप बढ़िया पढ़ते हो जी एकदम, है ना? जी सर। कैसी तैयारी हो रही है, क्या चीज़ में अभी दिक्कत आ रही है, कुछ ऐसा कोई बात हो? अभी तो सर आप जो बता रहे हैं वो करते जा रहे हैं, और थोड़े थोड़े सर्कुलर देखते जा रहे हैं अपने इधर के उत्तराखंड के। अच्छा, सर्कुलर में क्या चीज़ पढ़ रहे हैं? सर अभी तो बेसिक सर्कुलर पढ़े थे सर, अभी जो नए नए आ रहे हैं ना वो देखते जा रहे हैं। आपका बैंक कौन सा है? सर उत्तराखंड ग्रामीण बैंक। ओके, तो आप पहले मुझे HR पॉलिसी भेज देना, ठीक? जी जी सर। HR पॉलिसी भेज देना, इंटरनल ऑडिट पॉलिसी आप भेज देना, क्रेडिट पॉलिसी भेज देना, कस्टमर ग्रीवेंसेज रिडेशल मैकेनिज्म पॉलिसी भेज देना। तो एक एक पॉलिसी हम किसी किसी दिन कर लेंगे, ठीक है? जी सर। तो अभी पॉलिसी में आप लोग जो भी साथी पढ़ रहे हैं वो आप देखिएगा, ट्रेंड थोड़ा बदला है। HR पॉलिसी पे ज़्यादा सवाल पूछता है। HR पॉलिसी, आपकी छुट्टियां हो गई, आपकी कोई स्पेशल लीव्स हो गए, आपके सुपर एनुएशन पर कोई टोकन मनी देता है, कोई इनाम राशि दी जाती है, सिल्वर 25 साल सर्विस पूरा होने पर कुछ मिलता है, मोमेंटो वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं, है ना? फिर उसके बाद जो मेडिकल, जो अगर सीरियस है, ICU में एडमिट हैं, तो बेड चार्जेस वगैरह ये पूछे जा रहे हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है जो इंटरनल में जो बात देखनी है वो आती है इंटरनल ऑडिट एंड इंस्पेक्शन पॉलिसी। आपकी ब्रांच कौन से रिस्क कैटेगरी में है, आपकी ब्रांच के जो ऑडिट है कितने दिन में होगा ऑडिट, आपकी ब्रांच का ऑडिट रिपोर्ट आया तो कितने दिन में क्लोजर होगा, इसको बोलते हैं इंटरनल ऑडिट। फिर लीगल ऑडिट, क्रेडिट ऑडिट, फोरेंसिक ऑडिट, ये सारे एक बार देखने की ज़रूरत है। दूसरा जो बात होता है क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी में डेलीगेशन पावर, कि ब्रांच मैनेजर स्केल 2 का है तो उसको कितना पावर है, ब्रांच मैनेजर स्केल 3 का है तो कितना पावर है, स्केल 4 का है तो कितना लेंडिंग पावर है, ये क्रेडिट पॉलिसी। फिर RLCC, फिर आपका जो है हेड ऑफिस लेवल 1, हेड ऑफिस लेवल 2। तो हेड ऑफिस लेवल 1 में GM हेडेड रहेगा, हेड ऑफिस लेवल 2 में जो है वो चेयरमैन हो सकते हैं, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो सकता है। तो ये जो है आपकी क्रेडिट अप्रूवल कमेटी का पावर देखना है। फिर उसके बाद जो स्केल 2 के आधार पर या स्केल 1, जो भी ब्रांच के हेड के आधार पर आपको जो बैंक के डिपॉजिट के अगेंस्ट लोन होते हैं, NSC के अगेंस्ट लोन होते हैं, उनका पावर लिखने की ज़रूरत है। गोल्ड लोन में कितना मैक्सिमम पावर है ये देखने की ज़रूरत है। अब आते हैं कि स्कीम्स जो होती है आपकी इंटरनल स्कीम, छोटा छोटा उनको पढ़ लीजिए। मैक्सिमम लोन कितना होता है, मैक्सिमम उसमें इंटरेस्ट, 5 चीज़ें: मैक्सिमम लोन, क्वांटम ऑफ फाइनेंस, मोरेटोरियम, रिपेमेंट पीरियड, और उनकी सिक्योरिटी और मार्जिन। इतना आप देख लेंगे तो आपका, जैसे अभी देखो, अभी हमने कुछ अभी स्टडी कर रहे थे तभी वो हमारे साथी जो है मार्जिन परसेंटेज लिखना चालू कर दिए थे, सौरभ जी, तो वैसे ही आपको याद हो जाता है। चलिए, और क्या चीज़ एक्स्ट्रा देख रहे हैं? हाँ जी, बताइए अभिषेक जी। और कैसे करते हैं पढ़ाई, कैसे करते हैं? सर आपने जो पढ़ाया वो भी पढ़ रहे हैं सर, ऊपर से बैंक का सर्कुलर पढ़ रहे हैं, आपके वीडियोज देख रहे हैं सर, और सर जो भी एक्स्ट्रा जो आप मॉक टेस्ट पेपर देते हैं वो सब पढ़ रहे हैं सर। लॉगिन करके अंदर देखते हैं कि नहीं, लॉगिन करके आपकी यूजर जी आईडी सर। है ना, उसमें से जो जनरल बैंकिंग के वीडियोस हैं वो उनको देख लीजिए। जैसे जनरल बैंकिंग के वीडियोस मतलब प्रियॉरिटी सेक्टर लैंडिंग। अभी एक काम करूंगा, ये जो सेशन अभी 1-2 मिनट बाद खत्म करेंगे हम लोग, फिर मैं आज प्रियॉरिटी सेक्टर लैंडिंग का एक वीडियो दूंगा, है ना, उसको ज़रा देख लीजिएगा। फिर छोटे छोटे वीडियो हैं, जैसे टाइप्स ऑफ अकाउंट है, माइनर है, HUF है ना, ये सारे को देखने की ज़रूरत है। और जो गवर्नमेंट के स्मॉल डिपॉजिट स्कीम्स होते हैं ना, PPF, सुकन्या, और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, ये सारी चीज़ों को देख लीजिए। जो जिसमें भी गवर्नमेंट लिखा है ना, तो उनको देखने की ज़रूरत है। चलिए, तो अभी आज का ये सेशन समाप्त करते हैं। आज आप लोग को एक अभी मॉक टेस्ट दूंगा,
और एक वीडियो दूंगा। आप पहले वीडियो दे दूंगा, फिर उसके बाद आधा घंटे बाद मॉक टेस्ट दे दूंगा। उसको बढ़िया तरीके से करिए। और सोने से पहले जो हम लोग पढ़ते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और उठने के तुरंत बाद जो करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हो जाता है। ठीक है। आप अगर सोने से पहले झगड़ा करेंगे ना तो ऐसा लगेगा मेरा जिंदगी ही झगड़ा है। लेकिन मनीष जी बोल रहे थे कि अब सर जब से हमने आपका क्लास अटेंड किया हमारा झगड़ा ही बंद हो गया, क्योंकि झगड़ा करने के समय तो हम पढ़ते रहते हैं। तो इन्होंने अपने भाग्यवान से कहा कि अब हमने आपसे झगड़ा करना बंद कर दिया, तो क्या इस बात पर झगड़ा करोगी? तो कोई बात नहीं, उनको झगड़ा करना होता है, करने दीजिए। आपको सुनना होता है, आपने सुनते रहिए। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको फिर मुलाकात करेंगे अगले सेशन में। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत धन्यवाद। हाँ। थैंक यू।